आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीजेपी का 400 पार वाला नारा अब हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी अपने साथियों के साथ 400 से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पीएम मोदी का पैन इंडिया का असर भी दिख रहा है। पूरे देश में बीजेपी का दबदबा बन गया है। एग्जिट पोल का पूरा निचोड़ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए आखिर आगे क्यों है? आक्रामक प्रचार कारगर रहा, उसके लिए 400 पार वाला जो नारा रहा वो असरदार हो गया, जबकि आरक्षण जैसा मुद्दा बेअसर रहा। इंडिया गठबंधन के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़े एनडीए के तमाम सहयोगी दल, जबकि गठबंधन एकजुट नहीं रहा। इंडिया पीछे क्यों रहा? उसके पीछे की वजह बता रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किस तरह से अलग रही, पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने किस तरह से खड़ी रही, लगातार इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं और उधर कांग्रेस पार्टी से जयराम रमेश की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। 400 के पार हमने नारा लगाया है। 400 के पार का दृश्य 4 तारीख को देख लीजिएगा। 400 के पार होगा। 400 का पार का मतलब है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी पर 2/3 से कहीं अधिक 3/3 मत प्रकट करने का काम किया है, जिसका रिजल्ट 4 तारीख को मिलेगा। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। पार्टी को इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर खुश है और कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हुए नए सिरे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं और शशि भूषण हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, जयंत घोषाल भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन 295 से कम एक भी सीट नहीं आएगी इंडिया गठबंधन की। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ये दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकारी एग्जिट पोल है, जो भी आरोप एग्जिट पोल को वो लगा रहे हैं, लेकिन 295 पर अडिग हैं वो कि उनकी सरकार बनने जा रही है गठबंधन की। नहीं, 4 जून 2024 तक उनको असत्य भाषण करने का संवैधानिक अधिकार है और इस तरह की बातें कर सकते हैं हम। और 4 जून 2024 को दोपहर के बाद जब दारुण पराभव के शिकार होंगे, फिर निर्वाचन आयोग पर, ईवीएम पर, चैनलों पर फिर भी आरोप लगाने का उनका जो अधिकार है, उसको हम फिर उस अधिकार का भी हम जो है सम्मान करेंगे। 2014 का मुझे याद है, इन्होंने एग्जिट पोल का इसी तरह बहिष्कार किया था। 2019 में किसी तरह स्वीकार किया था, लेकिन उसको फिर दारुण पराभव के बाद जो है ईवीएम पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा था। और 2024 में इन्होंने पहले बहिष्कार और फिर स्वीकार और फिर बहिष्कार वाली जो है इस नीति पर आए हुए हैं। दरअसल क्या है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के अडिग विश्वास के कारण जो जीत की गारंटी तब्दील हुई है, उसके कारण जो है मिथ्या प्रचार करने की गारंटी जो है वो स्वयं जो है कांग्रेस पार्टी के नेता, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, श्रीमान राहुल गांधी और उनकी जो मंडली है, वो लगातार इस तरह की बातें कर रही है। हाँ। उनके पास विलाप करने के अलावा, आरोप लगाने के अलावा, हर किसी को गलत साबित करने का प्रयास करने के अलावा विकल्प क्या है? अब जयराम रमेश से तो कह नहीं सकते कि हमारा जो नेता राहुल गांधी है वो उसकी लॉन्चिंग बारंबार फेल हो जा रही है, वो फेल लीडर है। अभी ऐसा कह दें, उनको कांग्रेस पार्टी निकाल देगी, तो उनके पास विकल्प क्या बचता है? ठीक है, यही सब कहेंगे जो कह रहे हैं। मोदी की गारंटी काम कर गई, आशुतोष वर्मा जी, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाए जाने के बावजूद देखिए आपका क्या हाल हो गया। देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात करूं। देखिए कि एग्जिट पोल पे सवाल उठाना
कोई नई बात नहीं है। एग्जिट पोल पे सवाल उठाना भारतीय जनता पार्टी भी उठाती रही है। कई बार जब वो उनके खिलाफ अपने मैंडेट नहीं दिखता एग्जिट पोल पे, तो वो भी कहते हैं कि हम वास्तविक चुनाव इतना देखेंगे जिस दिन मतगणना होगी। मुझे याद है कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, 2004 में भी लगभग ऐसे ही हुआ था। हाँ। 4 के 4 एग्जिट पोल हुआ करते थे उस समय। मैं बताऊंगा, आज तक ने भी लगभग 248 सीट कांग्रेस को दी थी और बीजेपी को, कांग्रेस को 190 दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 138 में रुकी। और सहारा न्यूज चैनल, आपको चित्रा जी बिल्कुल याद होगा, 278 सीटें दी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी को। एग्जैक्टली 138 के आसपास रुकी थी। खैर, ये एक अलग बात है। विश्लेषण इस बात पे करना है कि एग्जिट पोल में इस तरीके से आ रहे हैं और हम लोगों की जमीनी हकीकत कुछ और लग रही है। आपके भी चैनल में और कई और चैनलों ने जो मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश में गठबंधन को दिया है, इंडिया अलायंस को, लगभग 19 सीटें के आसपास जा रही है, 18 से 19। हम लोगों का जो अपना आकलन है वो किसी भी तरीके से 35 से 40 से कम का नहीं जा रहा है। तो इतना भारी अंतर अगर किसी चीज में दिख रहा है तो डेफिनेटली अगर ये वास्तविकता होती है तो हमको आत्मलोकन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बड़ी गलतियां हुई हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं चित्रा जी, उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव जिन मुद्दों को लेके हो गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे वहां सेट नहीं कर पाई है। कोशिश करने के बावजूद भी राम मंदिर का मुद्दा वहां नहीं बन पाया है। कोशिश करने के बावजूद भी छद्म राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं बन पाया है और रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे चले हैं। और इतनी क्लोज फाइट है कि आप बता नहीं सकते। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं, कोई भी सीट, 1-2 को छोड़ दीजिए, कोई भी सीट जिसमें लाख या 1.5 लाख का मार्जिन नहीं होगा। मार्जिन मैक्सिमम 10 से 50,000 के बीच में होगा। अब ज्यादा मुझे लगता है कि ऐसे में 4 तारीख को आंकड़े सामने आ ही जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। राजस्थान का आंकड़ा जल्दी से दिखाते हैं। 25 सीटें हैं, 16 से 19 भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 5 से 8, अन्य के खाते में 1 से 2। राजस्थान पिछली बार पूरी की पूरी बीजेपी ने जीत ली थी, एक उनके निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन देने के साथ, यानी कि पूरी 25 सीट बीजेपी के पास ही। लेकिन इस बार देखिए बीजेपी को वहां पर नुकसान हो रहा है। अब ये जो आंकड़ा आया है शरद, इसको लेकर राजस्थान का मिजाज क्या बता रहा है, क्या बोल रहे हैं दोनों ही पार्टियों के नेता? देखिए, पवन खेड़ा ने जब एग्जिट पोल से पहले अपना एग्जिट पोल रखा था 295 वाला जो आंकड़ा जयराम रमेश बता रहे हैं, तो वो तो 7 ही सीट दे रहे थे, मगर एक्सिस माई इंडिया कम से कम इंडिया गठबंधन को 6 से 9 सीटें दे रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। जाटों की नाराजगी, गुजर मीणाओं की नाराजगी, अब कई फैक्टर बताए जा रहे हैं। अशोक गहलोत का इस चुनाव में नहीं होना, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, टीकाराम जूली जैसे नए नेताओं का होना, अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर। मगर मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाएगी इस बात को कहना, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के अगर 2 पोल को देखें तो उसमें कांग्रेस थोड़ा सा हमेशा से फेवरेट रहा है, क्योंकि हम लोग, आपको याद होगा, चित्रा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे रहे थे 2023 में भी और इससे पहले के चुनाव में भी। बीजेपी का ऐसा मानना है कि कुछ सीटें जाएंगी मगर इतना नहीं जाएंगी। जी, वो भी साथ ही दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक नुकसान दिखाई दे रहा था, और आपको याद होगा चित्रा की पहले फेज में यहाँ पर थोड़ा सा लेथार्जिक बीजेपी नजर आ रही थी, और इसी वजह से पहले फेज में जब बीजेपी को ऐसा लगा कि कोई नुकसान हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गियर चेंज किया और यहीं से बांसवाड़ा में वो लेकर आए थे मंगलसूत्र वाला फॉर्मूला, और यहीं से लेकर आए थे आपको सवाई माधोपुर में मुस्लिम आरक्षण का फॉर्मूला। यानी यहीं से सेकेंड फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का गियर पूरे देश में चेंज किया था, क्योंकि पहले फेज में बीजेपी ने जब प्रचार यहां से किया था तो बिल्कुल साफ सुथरा प्रचार किया था। प्रधानमंत्री ने केवल और केवल विकास के एजेंडे पर एक शब्द नहीं बोला था किसी भी धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर। मुझे याद है उनके सभी रैलियों में गया था पहले फेज के प्रचार में। जब लेकिन पहले प्रचार में वोट इस तरह से गिरा कि बीजेपी को लगा कि तो नुकसान हो रहा है, तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री आ गए अपने पुराने फॉर्म में और प्रचार का गियर ही बदल दिया, और वहां से धार्मिक ध्रुवीकरण का मसला उठना शुरू किया और चुनाव प्रचार ही बदल गया पूरे देश में। और वो पहले प्रचार में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई जमीन पर दे रहा है राजस्थान में। ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहिए। लग रहा है कि इसके पहले हमने बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें दिखाई। अब जरा जल्दी से बंगाल का आंकड़ा भी दिखा देते हैं। कुल 42 सीटें हैं, पिछले बार 18 पर जीत मिली थी। बीजेपी को 22 सीटें गई थी, ममता बनर्जी की पार्टी को 2 पर कांग्रेस ने अपना दबदबा दिखाया था। लेकिन इस बार 26 से 31 सीटें, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 26 से 31 सीटें बीजेपी के लिए, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें, यानी कि कांग्रेस
2 भी जीत सकती है या फिर एक भी सीट नहीं जीत सकती है। टीएमसी को यहां पर बड़ा नुकसान हो रहा है 11 से 14 सीटों का। जयंतो घोषाल हमारे साथ बने हुए हैं। जयंतो दा, अगर बीजेपी 26 से 31 सीटें हासिल करती है या फिर इसके बीच में, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है? देखिए, बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि मोदी जी इस समय पश्चिम बंगाल में जैसे रोड शो किए हैं, लास्ट टाइम 2021 में भी उन्होंने नहीं किए थे। और मोदी जी इस बार जैसे मतलब मोदी जी का जो ब्रांड इक्विटी पूरी देश में हम चर्चा करते हैं कि ही इज अ लोकप्रिय नेता, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2021 में ममता बनर्जी जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी यही सोचा था कि इट्स ए बैटल बिटवीन मोदी जी एंड ममता जी। सो मोदी वर्सेस ममता, ये बैटल इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी ज्यादा इशू हो गया है कि मोदी जी, और मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में जैसे हिंसा, जैसे मिस गवर्नेंस, जैसे संदेश खाली वायलेंस और महिला इशू, डिफरेंट इश्यूज, मैं आपको 10 कारण बता सकता हूं, बहुत लंबी हो जाएगा चर्चा, लेकिन इसके पीछे कंसिस्टेंटली बीजेपी ने, ये एंटी इनकम्बेंसी 13 साल का है। और उस समय जो सीपीएम के समय जो ममता ने जो किए थे, एक्सटेंशन ऑफ दैट सीपीएमिज्म हो गया ममता जी के समय। मतलब तृणमूल कांग्रेस में वही लुम्पेन एलिमेंट जो सीपीएम के समय कांग्रेस से आए थे, और ममता जी के समय तृणमूल कांग्रेस में वो इन्फ्लक्स ऑफ दैट लुम्पेन, शाहजहां जिसको मतलब पॉपुलरली नोन एज शाहजहां इज द सिंबल। शाहजहां इज नॉट ओनली ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट, सिंगल रिमोट विलेज का एक सिंगल लीडर, वो पूरी राज्य में एक शाहजहां सिंड्रोम दिखा गया। और इसके ऊपर, इसके आधार पर ममता जी का जो स्मार्ट पॉलिटिक्स, काउंटर पॉलिटिक्स, और उसमें सीए के लेके मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन, लेकिन बीजेपी ने एक होप जनरेट, मैं तो कहता हूं मोदी जी एज ए सपनों का सौदागर दिखाया कि रेनेसा सिटी, देखिए नॉर्थ कैलकाटा में क्यों रोड शो किए, साउथ कैलकाटा में नहीं किए। नॉर्थ कैलकाटा इज अ रेनेसा सिटी, जहां पर 19th सेंचुरी में रामकृष्ण परमहंसदेव, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष बोस जगह से गुजरते हुए गए, और दिलचस्प रहा कि विवेकानंद आप बहुत के इलाके से पहुंच गए कन्याकुमारी, फिर उसके बाद रॉक मेमोरियल पर। तो उसमें कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद का ही रॉक है, वहां भी जो फोटो मैं देख रहा था, वहां रामकृष्ण परमहंस मां शारदा का, उसमें ममता जी का जो बयान भी आ गया। उसमें अभी तो पता चलेगा एरिया वाइज।